हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो इकोनॉमी की जो प्लानिंग हुई किस तरीके से जो है आफ्टर जब इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई किस तरीके से जो वो इंडिया की इकोनॉमी को सुधारा जाएगा, किस तरीके से उसे ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम पे थी, हम सबकी चर्चा करेंगे वन बाय वन। सो आज का हमारा टॉपिक उसको हम स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सो हम सबको पता है 1947 में हमें फ्रीडम मिली। ठीक है, हमारा देश जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, आज़ादी मिली हमें किससे, ब्रिटिशर की पास। ठीक है, और उस टाइम पे ब्रिटिशर हमें क्या दे कर गए, क्या हमारे लिए छोड़ कर गए। 1947 में सबको पता है कि हमें जब आज़ादी मिली तब ब्रिटिशर जो है हमारे लिए सिर्फ कुछ चीज़ें छोड़ के गए, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी छोड़ के गए, इलिटरेसी। ठीक है, जो अन एजुकेशन सिस्टम था उसको छोड़ के गए। ठीक है, अनपढ़ता उसको छोड़ के गए, लैक ऑफ हेल्थ, हेल्थ केयर की जो लैक थी, कमी थी हेल्थ की, वो छोड़ के गए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी छोड़ के गए। ठीक है, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो उन्होंने नहीं डेवलप करा, यहाँ से सिर्फ पैसे कमाए और वो पैसा वो यहाँ से कहाँ, ब्रिटेन लेकर गए। ठीक है, इंग्लैंड लेके गए और वहाँ पर अपने अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अपना सिस्टम जो है उसे सुधारा, जबकि इंडिया में उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लैक ऑफ हेल्थ, हेल्थ पे कोई वो ध्यान नहीं दिया गया, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया, गरीबी पे ध्यान नहीं दिया गया, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया, और वो हमें ये सब कुछ देख कर गए। सो प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज द आंसर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सो इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिए की गई कि आप युवा क्या हमने देखा कि प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज द आंसर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमें ब्रिटिश दे के गए थे, जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ, ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों को डील करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी किसकी, प्लानिंग की। सो हमें प्लानिंग कमीशन का जो है वो गठन करना पड़ा। सो प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें किसको, प्लानिंग कमीशन को जो को है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग जो है उसकी करनी पड़ी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। और एम विश्वेश्वरैया जो थे, एम विश्वेश्वरैया जो थे उन्हें एज अ फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है। सो हम देखते हैं क्या, एम विश्वेश्वरैया इज रिगार्डेड एज द पॉइंटर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सबसे पहले जो स्टार्ट करा, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं कि जन्मदाता जो है, ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके जन्मदाता हैं वो थे एम विश्वेश्वरैया। is regarded as the point of the economic plan in India. His book India's Plan for the Economy, ठीक है, इनकी एक बुक है जिसको हम याद रखेंगे, क्या नाम है बुक का, बुक का नाम है इंडिया प्लान फॉर द इकोनॉमी। इंडिया का जो प्लान है इकोनॉमी के लिए, पब्लिश हुई थी 1934 में। ठीक है, 1934 में पब्लिश की थी, जिसमें कि 10 साल का प्लान जो था, जिसमें किसी चीज़ की बात की थी हमें 10 साल, जैसे कि हमने देखा कि उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो इसमें इन्होंने कहा था कि 10 साल का हमें प्लान बनाना चाहिए कि नेक्स्ट 10 साल में हम क्या क्या अचीव करेंगे, किस चीज़ पे हमें फोकस करना है, कितना हमारी इकॉनमी रहेगी, किस तरीके से हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ करेगी। सो किसने, एम विश्वेश्वरैया है, एम विश्वेश्वरैया किसको, इनको पॉइंट ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है। और इनकी बुक थी इंडिया प्लान फॉर द इकोनॉमी, जो कि पब्लिश 1934 में, जिसने 10 साल की जो डेवलपमेंट थी उसकी जो बात की गई किसमें, इनकी बुक इंडिया प्लान फॉर द इकोनॉमी। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, किस तरीके जो प्लान है किया जाता है कि इकोनॉमी को किस तरीके से प्लान किया जाता है, किस तरीके से हम 10 साल की या 5 साल की या 2 साल के बाद की इकोनॉमी जो है वो निकाल लेंगे, देश को यहाँ से लेकर वहाँ लेकर जाएंगे। तो उसकी टाइप्स हैं उसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं डायरेक्शनल प्लानिंग। तो डायरेक्शनल प्लानिंग, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डायरेक्शनल प्लानिंग होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जब हम रीड करते हैं तो उसका मतलब यूजली यूज्ड इन द कंट्रीज विच फॉलो द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ऐसी कंट्री जो कि सोशलिज्म जो है उसको फॉलो करते हैं। सोशलिज्म मतलब यहाँ पर कि जितनी भी कास्ट है, रिलीजन है, वो सब एक बराबर है, उसको हम कहते हैं सोशलिज्म। अंडर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज एंड थिंग्स आर इक्वली एंड कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जिसमें कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट के हाथ में वो क्या होगा, उन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ों का कंट्रोल होगा। और हर किसी में बराबर की चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। बांटने की जब बारी आएगी तो गवर्नमेंट हर किसी वर्ग में वो चीज़ें बराबर बांटेगी, ना किसी रीजन के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेशन होगी, ना ही किसी कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होगी, सबको वो बराबर अधिकार देगी और सब में वो चीज़ें बराबर बनेगी। उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल प्लानिंग। देन हमारे पास एक और टॉपिक सब्जेक्ट आता है इसका, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग में पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं, प्लान मेड फॉर लॉन्ग पीरियड टू अचीव टारगेट्स। लॉन्ग पीरियड के लिए जब हम प्लान बनाते हैं, जैसे कि 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए जब हम इकोनॉमी का जो प्लान है उसकी जो तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग। जैसे कि इसमें देखते हैं शॉर्ट पीरियड हो, और शॉर्ट पीरियड की बात करें तो कम से कम 5 साल तक, और लॉन्ग पीरियड की बात करें लॉन्ग टर्म के लिए तो 20 से 25 साल आगे का हम सोचते हैं इसमें कि 20 साल बाद देश की इकॉनमी कहाँ होगी, 25 साल बाद देश की जो इकॉनमी होगी वो कहाँ पे होगी।
सो पर्सपेक्टिव प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट पीरियड के लिए ना सोचकर लॉन्ग पीरियड के लिए सोचते हैं, लॉन्ग पीरियड टू अचीव टारगेट्स को किस तरीके से हम लॉन्ग पीरियड के जो टारगेट्स हैं हम कुछ लंबे टाइम के लिए टारगेट रखते हैं, बड़े टारगेट रखते हैं और उन्हें अचीव करते हैं किसमें, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लानिंग में डायरेक्शनल प्लानिंग देखी, पर्सपेक्टिव प्लानिंग देखी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन है, इंडिकेटिव प्लानिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल टू अचीव द टारगेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं एक वर्ड होता है सेंट्रलाइज करना, एक होता है डिसेंट्रलाइज करना। सेंट्रलाइज में क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें हम एज अ गवर्नमेंट उनको एक्वायर करती है, गवर्नमेंट उनको ओन करती है, गवर्नमेंट उन्हें खरीद लेती है। वैसे ही इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है कि जो कंपनी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उन्हें बेच कर, ठीक है, उनका डिसेंट्रलाइज किया जाता है, उन्हें बेचकर प्राइवेट हाथों में दिया जाता है और उन्हें प्राइवेट जो ओनर है वो ओन करेंगे, प्राइवेट ओनर जो है वो चलाएंगे, उसको कहते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। एग्जांपल देखते हैं, फ्रांस और जापान जैसी कंट्रीज जो हैं, फ्रांस और जापान जैसी जो कंट्री है वो इंडिकेटिव प्लानिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल। और इसीलिए ये कंट्री जो है इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी है, क्योंकि गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व नहीं होगी तो गवर्नमेंट हर सेक्टर पर ध्यान नहीं दे सकती। सो प्राइवेट ओनर जो होगा वो अपनी कमाई के लिए हर सेक्टर अपनी चीज़ उस कंपनी पे ध्यान देगा, तो अलग अलग कंपनी जो है वो अलग अलग ओनर के पास होंगे, वो अपनी अपनी कंपनी पे ध्यान देंगे अच्छे से। सो इंडिकेटिव प्लानिंग। उसके बाद आता है इंपेरेटिव प्लानिंग। इंपेरेटिव प्लानिंग में आता है व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स कंट्रोल ऑन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो जितनी भी देश की इकोनॉमी होगी उस पर टोटली कंट्रोल कर लेगी, ठीक है, देश की इकोनॉमी पर टोटल कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, उसे कहते हैं इंपेरेटिव प्लानिंग। जैसे कि रशिया और चाइना में टोटली जो कंट्रोल है कंट्री की इकोनॉमी का वो किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की हम जब बात करते हैं तब देखते हैं सेंट्रल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट फ्रेम आउट द प्लान्स एंड फॉर्मुलेटेड प्लानिंग एक्टिविटीज इन द डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो प्लान्स करते हैं किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो देश में इकोनॉमी में किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं वो रन करेंगी, कौन कौन सा सेक्टर क्या काम करेगा, सेक्टर की जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसके लिए जो फार्मूला क्रिएट किया जाएगा प्लानिंग के लिए वो कौन करेगा, गवर्नमेंट जो है वो सेंटर से होगा। लेकिन उसको जो ओन करने वाले हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी से भी होंगी, लेकिन उनके लिए जो दिशा निर्धारित की जाएगी वो कौन करेगा, वो सेंटर करेगा। देन आता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में होता है प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी से प्लान तो किए जाते हैं बट फॉलोड बाय द स्टेट एंड देन बाय द डिस्ट्रिक्ट। कुछ जो स्टेट्स जैसे कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हैं ना, तो उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होगा कि डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, देश जो है वो मेनली जो है वो सेंटर के लेवल पर प्लान जो है बनाए जाएंगे, देन स्टेट उनको फॉलो करके और स्टेट के जो प्लान होंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट आगे जाके फॉलो करेगा। सो वन बाय वन एज अ ट्री की अप्रोच में कि जैसे ब्रांचेस हुई फिर उसकी जो, ठीक है, तना हुआ, फिर उसके बाद जो उसकी रूट्स हैं, ठीक है, तो उस तरीके से वो है वन बाय वन चीज़ों को फॉलो करेगा। जैसे कि हम पानी की बात करें तो प्लांट्स में तो पहले रूट्स लेती हैं, ठीक है, फिर उसके स्टेम में आ जाता है, स्टेम से ब्रांचेस में जाता है, ब्रांचेस से लीव्स में जाता है। तो वैसे ही सेंटर में सेंटर प्लान बनाएगा, फिर स्टेट में जाएगा, स्टेट उसको फॉलो करके देन उसको डिस्ट्रिक्ट में फॉलो करवाया जाएगा, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल प्लानिंग। मल्टी लेवल प्लानिंग में क्या होता है, मल्टी लेवल प्लानिंग में डेफिनेटली सेंटर एंड स्टेट बोथ मेक प्लान together in which districts are also involved is called multi level planning। मल्टी लेवल प्लानिंग में होता है सेंटर और स्टेट दोनों जो है मिलकर प्लान बनाते हैं और डिस्ट्रिक्ट उन प्लान्स को फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। देन हमारे पास एक टर्म आती है इसमें, जब हम मल्टी लेवल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेटा। फर्स्ट स्टेटा कहता है सेंट्रल लेवल प्लानिंग, ठीक है, जैसे कि MP जो है मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है हैज़ पावर टू अचीव द टारगेट्स थ्रू MP लेट्स। इंडिया में कौन सा सिस्टम है, जैसे कि इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, मल्टी लेवल प्लानिंग के 5 स्टेटा है। तो फर्स्ट स्टेटा के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो सेंट्रल लेवल प्लानिंग, जब सेंट्रल लेवल की प्लानिंग होगी तो जो MP होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उन्हें पावर दी जाएगी, जिसको कहा गया MP लेट्स, जिसके थ्रू क्या होगा 5 करोड़ उन्हें पर साल का मिलता है खर्च करने के लिए, अपनी जो उनका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें खर्च करने के लिए उनको 5 लाख रुपए 5 करोड़ दिया जाएगा ताकि वो उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कर सकें। और MP लेट्स की जो फुल फॉर्म होती है इसको क्या कहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। क्या कहता है MP लेट्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स आएंगी उसके थ्रू उन्हें 5 करोड़ रुपये दिया जाएगा और वो उस 5 करोड़ से वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटा में हमने देखा ये। देन हम देखते हैं सेकंड स्टेटा। जब हम सेकंड स्टेटा की बात करते हैं तो सेकंड स्टेटा के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल प्लानिंग होगी, वो क्या थी, वो सेंट्रल लेवल प्लानिंग थी, MP बैठते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कब स्टेट लेवल प्लानिंग जिसमें कि स्टेट MLA वगैरह की चर्चा होगी। तो ये कब आया 1960 में जो आया, इसमें कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड फॉर द स्टेट
और ठीक है, स्टेट के लिए स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाया गया, जिसको चेयर कौन करेगा, सीएम ऑफ दैट स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर होंगे उस देश के, उस स्टेट के, वो उसको हेड करेंगे। ठीक है, सीएम जो है वो हेड करेंगे और प्लान बनाएंगे। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होंगे उनके लिए, और हर एमएलए को 2 करोड़ रुपये दिया जाएगा किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। देन हमारे पास आता है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग में कहते हैं कि लेट 1960 में ये भी प्लान आया, जिसको कहा गया कि इसको कौन वो हेड करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड ऑफ हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड था, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड इसको हेड कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से होगा। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, डीएम जो होते हैं, वो हेड करेंगे इसको। डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे किस प्लानिंग, किस तरीके से जो प्लानिंग होगी वो होगी। ठीक है, किस कहाँ पे कितना खर्चा होगा उसको देखने का काम किसका, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, जिसको कहाँ थर्ड स्टेटा में रखा गया। देन हमारे पास आता है फोर्थ स्टेटा एंड फिफ्थ स्टेटा। फोर्थ स्टेटा में जब हम बात करते हैं तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स में जो प्लानिंग होगी उसको रखा गया किसमें, फोर्थ स्टेटा में, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग में आएगा। ये भी किसमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। थर्ड स्टेटा में डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड आया था। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग के अंडर फोर्थ स्टेटा में क्या होगा, ब्लॉक लेवल प्लानिंग होगी। ब्लॉक लेवल प्लानिंग जो होगी वो होगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग का एक पार्ट है। देन हमारे पास आता है फिफ्थ स्टेटा। फिफ्थ स्टेटा में हम देखते हैं लोकल लेवल प्लानिंग होगी। जैसे कि हमने ब्लॉक में देखा तो ब्लॉक के अंदर भी विलेज आते होंगे, तो विलेज के लेवल पे फिर पंचायत आती होंगी, तो पंचायत के लेवल पे जो प्लानिंग होगी उसको रखते हैं फिफ्थ स्टेटा में। ठीक है, लोकल लेवल प्लानिंग एट लोकल लैंड बाय ब्लॉक्स, इसको कौन हेड करेगा, ब्लॉक जो होगा। सो 1980 में ये आया। सो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो था वही इसको, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड किसके, डिस्ट्रिक्ट का भी देखेगा, ब्लॉक का भी देखेगा, और जो विलेज का है, ठीक है, जो लोकल प्लानिंग है, ठीक है, लोकल लैंड है, उसका भी देखेगा। सो सर्विंग एज अ नोडल एजेंसी, ऐसे नोडल एजेंसी उसके लिए वो काम करेगा। देन हमारे पास आता है प्री इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक प्लान्स हुए। सो कौन कौन से जो इकोनॉमिक प्लान्स जो प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो, ठीक है, वो लाए गए, उन्हें हम देख लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस जो प्लान थे, तो एम विश्वेश्वरैया प्लान इकोनॉमी इन इंडिया, इनकी जो बुक थी 10 ईयर्स के लिए 1934 में आई। 10 साल के जो इनकी बुक थी, जिसमें 10 साल आगे की इकोनॉमी की चर्चा प्लान बनाया गया, उसकी जो बात करी पहली बार किसने, एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। प्लान इकोनॉमी इन इंडिया बुक जो उनकी है 1934 में। देन नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1930 में आई। ठीक है, जिसने कि क्या करा, पहली बार जो डेवलपमेंट नेशनल प्लान जो डेवलप इकोनॉमी के लिए जो नेशनल प्लान था उसकी बात करी। इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप नेशनल प्लान, जिसने कि पहली बार बात करी किसकी, इंडिया के लिए जो नेशनल प्लान है इकोनॉमी के लिए वो बनाया जाए। इसके कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इस कमेटी की जो हेड रहे, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में जो है। ठीक है, और पहला अटैम्प्ट था इंडिया का नेशनल प्लानिंग की तरफ। देन हमारे पास आता है सेकंड आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आता है 1944। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आई और बॉम्बे प्लान 1940 में, जिसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या करा कि जिसमें कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने कि इसमें पार्ट लिया ताकि इंडिया की इकॉनमी को बेटर बनाया जा सके। हम देखते हैं कौन कौन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जैसे कि हम देख सकते हैं बॉम्बे जो प्लान था उसमें मिस्टर जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, जे.आर.डी. टाटा जो कि टाटा ग्रुप के उस टाइम के जो चेयरमैन थे, वो जे.डी. बिरला ग्रुप के। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरबा बाई, ठीक है, जॉन मिथाई, और ऐसे कुछ जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उस टाइम पे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे। ठीक है, इन्होंने इसमें पार्ट लिया किस चीज़ के लिए, ठीक है, वर्कड टुगेदर एंड प्रिपेयर क्या करा, प्रिपेयर ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी जो थी उसकी डेवलपमेंट के लिए जो प्लान था वो बनाया इन लोगों ने मिलकर, ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इकोनॉमिक लेवल पर, उसे बढ़ाया जाए, उसे इन्हेंस किया जाए। तो किसने, इन लोगों ने जे.आर.डी. टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरबा बाई, जॉन मिथाई ऐसे लोगों ने इसमें पार्ट लिया। और ये जो प्लान था, ठीक है, बॉम्बे प्लान, इसे बनाया गया, जिसे कि कहा जाता है पॉपुलर नोन है बॉम्बे प्लान, जिसको कि बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें, क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया कि डबल द पर कैपिटा इनकम नेक्स्ट अगले आने वाले 15 सालों में क्या करेंगे हम, जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम को हमने समझा था। ठीक है, जब हमने बात करी थी जीडीपी और उन सब चीज़ों की, इनके नेशनल इनकम की बात करी, तो नेशनल इनकम में हमने पर कैपिटा इनकम को भी समझाया था। अगर आपको पर कैपिटा इनकम का नहीं पता तो आप जाके हमारी वो वाली वीडियो देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें चेक करें तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा पर कैपिटा इनकम के लिए भी। ठीक है, तो आप उसको वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ आ सके। सो बॉम्बे प्लान में क्या इनका ऑब्जेक्टिव था कि अगले 10-15 सालों में जो इंडिया की इकॉनमी है उसे डबल कर दिया जाएगा। देन हमारे पास आता है एम एन रॉय पीपल्स प्लान। एम एन रॉय जो थे उनका जो पीपल्स प्लान था
उन्होंने क्या कहा, उनका जो अकॉर्डिंग जो था, क्योंकि किसके बेस्ड था वो, मार्क्सिस्ट सोशल आइडियोलॉजी के बेस्ड, जो कि वो फ्रांस से लेकर आए थे। ठीक है, वो फ्रांस से उन चीज़ों को पढ़ा हुआ था उन्होंने, फ्रांस की इकोनॉमी के बारे में, और वहाँ से वो लेकर आए थे, जिसको मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो कि आने वाले 10 सालों के लिए प्लान था। ठीक है, 10 साल का जो प्लान था, फोकस था किसके लिए, नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का जितना भी सेक्टर है उसे नेशनलाइजेशन किया जाए, ताकि वो जितना भी मतलब नेशनलाइजेशन टोटली वो जितना भी सिस्टम है जो एग्रीकल्चर का है वो क्या हो, वो गवर्नमेंट के अंडर है। सो एम अंडर है, पीपल्स प्लान आया। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है गांधीयन प्लान और सर्वोदय प्लान। गांधीयन प्लान जो था उन्होंने क्या करा, ये गांधी जी के द्वारा नहीं गया था, दिया गया था, सिर्फ गांधी जी का इसमें नाम है कि गांधी जैसा चाहते थे, बट दिया गया किसके द्वारा है, श्री श्री श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के द्वारा। और इसमें फोकस किया रूरल डेवलपमेंट, गाँव के डेवलपमेंट के लिए, कि अगर हम गाँव को अच्छे से डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है देश जो है वो आगे बढ़ेगा। सो गाँव की डेवलपमेंट पे बात की गई इस पर। देन हमारे पास है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय जो है 2 वर्ड से बना है, जिसका मतलब है सर्वोदय मतलब सबका विकास। सो एक अयोध्या का उसका संस्कृत का वर्ड है सर्वोदय, सर्वोदय मीन्स सबका विकास। ठीक है, इसका क्या, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव जो था डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कॉटन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी और जो एग्रीकल्चर था उसको डेवलप किया जाए। और किसने ये बनाया था, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने ये प्लान बनाया था। किससे वो मोटिवेट हुए थे, गांधीयन प्लान जो था, गांधीयन प्लान जो कि श्रीमन नारायण के द्वारा जो प्रपोज किया गया उससे वो प्रभावित थे। कौन, जो जयप्रकाश नारायण थे, और उन्होंने उससे मोटिवेशन लेकर ये प्लान बनाया, इसको हम कहते हैं सर्वोदय प्लान। ठीक है, कब बना, 1950 में, जिसका मतलब है सबका विकास। देन हम देखते हैं जो प्री इंडिपेंडेंस, मतलब जो इंडिपेंडेंस से पहले के जो प्लान थे वो हमने देख लिया। अब देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो जब हम आज़ाद हुए उसके बाद जो प्लान्स आए उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस हमने देख लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देखते हैं, सबसे पहला जो प्लान है इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी जो आई कब, 1948 में। 1947 में जैसे हमें आज़ादी मिली तो पहली जो कमेटी बनाई गई वो उसका नाम था इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, ईपीसी। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रोग्राम कमेटी जो है 1948 में आई। ठीक है, किसने फाउंड करा था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कांग्रेस कमेटी थी। ठीक है, आजकल जिसको हम नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं। सो जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर जो वो थी। ठीक है, तो ये जो थी इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी किसके द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा बनाई गई, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। किसके लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बैकिंग द पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, कि जो प्राइवेट और पब्लिक की जो है वो पार्टनरशिप पे बात करेगी, ताकि अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही, गवर्नमेंटल सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलकर देश की इकोनॉमी को और आगे लेके जा सकते हैं। सो उसकी चर्चा किसमें हुई, इसमें हुई, जिसको हम कहते हैं जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो कि पहली कमेटी थी, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, जो कि 1948 में आई, जिसको कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बनाया था। देन हमारे पास आता है केसी नियोगी, जिनका काफ़ी रोल रहा इसमें, कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर प्लानिंग, जो 5 ईयर फर्स्ट जो 5 ईयर प्लानिंग थी, फिर सेकंड 5 ईयर प्लानिंग थी, या फिर जो 12th 5 ईयर प्लानिंग थी, तो ये स्टार्ट होता है केसी नियोगी से। ये काफ़ी मतलब रोचक एक कहानी की तरह है कि वो जो केसी नियोगी थे वो रशिया जाते हैं। ठीक है, नेहरू जो है वो चाहते थे कि जो बाहर की इकॉनमी है उन्हें पढ़ा जाए, उन्हें देखा जाए, उन्हें समझा जाए, और उनके अकॉर्डिंग जो है जो बेस्ट इकॉनमी जो प्लान होगा उसे फिर इंडिया अडॉप्ट करे। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, केसी नियोगी को नियुक्त करा इस चीज़ पे कि आप बाहर की इकॉनमी उसको पढ़ो। सो केसी नियोगी जब रशिया जाते हैं तो उनको रशिया की इकॉनमी जो वो बहुत अच्छी लगती है, उनका जो सिस्टम था वो बहुत उन्हें प्रभावित करता है। सो वो सोवियत यूनियन जाते हैं उस टाइम पे, जो रशिया था, जो कि आज रशिया, वो उस टाइम पे सोवियत यूनियन था। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूटा 15 देशों में। ठीक है, जो कि हम जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री में बात करें तो उसमें हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस को बात करें तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से रशिया का जो है वो हुआ। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि केसी नियोगी जो थे वो सोवियत यूनियन जाते हैं और उन्हें रशिया का जो प्लानिंग सिस्टम था वो उससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, और वहाँ से वो क्या प्लानिंग सिस्टम को लेकर आते हैं, जिसको कहाँ के कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया था। कंकरेंट लिस्ट भी हमने देखा था, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, जब हमने पॉलिटी में देखा था। ठीक है, तो पॉलिटी में हमने समझा था, जब हम शेड्यूल्स पढ़ रहे थे, शेड्यूल्स में हमने देखा था कि एक होता है कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। सो सेंटर और स्टेट जो होते हैं वो दोनों कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, और यूनियन लिस्ट होते हैं उसमें सेंटर के कुछ जो चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट की। सो कंकरेंट में जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए रखी जाती है। देन हम समझते हैं यूकेसी नियोगी थे जो प्लानिंग सिस्टम लाए थे। ठीक है, उसे किस तरीके से जो है वो नियुक्त किया गया। सो 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग, जिसको हो गया नीति आयोग भी कहा जाता है। 2016 में योजना आयोग को जो है
वो रिपील्ड कर दिया गया और उसके बदले में नीति आयोग आया, ठीक है। वो किस तरीके से वो उसे भी समझेंगे हम आगे जाके। हम समझते हैं कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसमें जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हम उसमें भी बात करी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसमें कि जिसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है उसकी चर्चा है, यूपीएससी जो है उसकी चर्चा है, वो कमीशन है, तो यूपीएससी कमीशन की चर्चा है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जो योजना आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कहीं भी चर्चा नहीं थी। लेजिस्लेचर हो गया, जो लेजिस्लेटिव जो कि रनिंग जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा जहाँ बिल पास किया जाए, जहाँ फिर लेजिस्लेचर में कोई भी अपोजिशन नहीं, जहाँ फिर रनिंग वाला दोनों ही। बट अगर मेनली जो है वो रनिंग गवर्नमेंट ही बनाएगी, तो वो जो लेजिस्लेचर जो एक कमेटी का जो है, ठीक है, बॉडी बनाएगी, उसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि योजना आयोग है। योजना आयोग की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशन थे मतलब गैर संविधानिक। तो गैर संविधानिक मतलब कि जो संविधान के अपोजिट हो, संविधान का विरोध करती हो, ऐसी बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो है वो इंडिया में टोटली बैन है। इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टोटली बैन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना सकते हो, लेजिस्लेटिव बॉडी बना सकते हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बनाई जा सकती है, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाई जा सकती। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके हेड थे प्राइम मिनिस्टर, जो कि जवाहरलाल नेहरू रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। वाइस जो हेड थे वो इकोनॉमिस्ट रहे, जो कि देश के मतलब कि बेस्ट इकोनॉमिस्ट होंगे, उनको एज अ, ठीक है, वाइस हेड बनाया जाता है। और 5 ईयर प्लानिंग की जो मेकिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो 5 ईयर प्लान जो है वो यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। पहला जो 5 ईयर प्लान है वो 1950 में आता है। जो गोल्स क्या थे, ठीक है, हम देख लेते हैं कि गोल्स के 5 ईयर प्लान जो था उसके गोल्स क्या क्या थे। तो 5 ईयर प्लान के गोल थे ग्रोथ, किस तरीके से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, जो देश की इकॉनमी है उसे ग्रोथ और उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न सिस्टम है उसको किस तरीके से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए उसकी चर्चा है, ठीक है। फिर सेल्फ रिलायंस की खुद पर कैसे तरीके से निर्भर हो सकें, क्योंकि हम उस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं थे कि हम प्राइवेट कंपनीज को इंडिया में कभी। कुछ लोग नेहरू जी का इस चीज़ के लिए विरोध करते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे जो प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, वो नहीं करा। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन जैसी चीज़ें अगर पहले ही कर दी होती तो इंडिया के जो वर्कर्स थे उन्हें काम ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर के जो लोग थे वो मशीन्स के द्वारा काम करते, तो वो इंडिया के लोगों को यूज़ करने ही नहीं आती, तो उसको काम करने के लिए बाहर के लोग भी बुलाने पड़ते। तो इंडिया का जो पैसा है वो बाहर के लोग कमाते, जबकि इंडिया ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया के पास ना तो उस टाइम पे इतना पैसा था, ना उस टाइम पे उतनी स्किल्स थी, ना उतनी मशीनरीज थी। तो इंडिया जो उस टाइम के जो डिसीजन थे जवाहरलाल नेहरू के, कुछ डिसीजन जो हैं बहुत बेस्ट रहे, कुछ डिसीजन जो हैं कम बेस्ट रहे। जैसे कि चाइना के साथ उनका जो बर्ताव था वो, फिर JNK को लेके जो बर्ताव था वो थोड़े से ऐसे कहा जाता है कि जिसको कि हम कह सकते हैं कि बहुत सही नहीं रहे। लेकिन हाँ कुछ डिसीजन जैसे कि लिबरलाइजेशन और नेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन नहीं करना, ठीक है, ये एक जो डिसीजन था नेहरू जी का जो काफ़ी सराहनीय रहा, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस बनने के लिए हमें चीज़ें सीखनी थी, हमें स्किल से सीखनी थी, उसके लिए हमें टाइम चाहिए था। सो वो टाइम हमें इस पीरियड में मिला। तो सेल्फ रिलायंस की बात करें, इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी क्या होती है, जैसे हम देखते हैं इक्विटी, जैसे आजकल एक शो भी देखा होगा आपने, काफ़ी प्रसिद्ध है, शार्क टैंक। तो उसमें काफ़ी बार बताया था कि इक्विटी मेरी 2% इक्विटी है, 2% इक्विटी के बदले में आपको इतने पैसे दें। इक्विटी मतलब कि आपकी जो उसमें योगदान होगा, ठीक है, जो आपकी जो हिस्सेदारी होगी उसमें, उसको कहते हैं इक्विटी। तो आपकी इतनी इक्विटी है उसमें 2% देना, तो इक्विटी की बात की गई। सो गोल्स क्या थे, ग्रोथ, किस तरीके से ग्रोथ को अचीव किया जाए, मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से की जाए, और मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से सेल्फ रिलायंस होकर, ना कि किसी और पर डिपेंड होगा, और इक्विटी की बात की गई। ये रहे उस टाइम के जो गोल्स थे किसके, जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन के कुछ जो गोल्स हैं। देन हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। जो प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव रहे, सो जो प्लानिंग मेन ऑब्जेक्टिव रहे इंडियन प्लानिंग के, जो इंडिया में जो प्लानिंग होगी या प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या थे। पहला जो ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिया की जो, जैसे हमने पढ़ा कि जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर हमें क्या देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी के बिना, पॉवर्टी जो अनएम्प्लॉयमेंट के बिना पॉवर्टी किस तरीके से हो सकती है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को ही नहीं हटाओगे तो पॉवर्टी तो वैसी की वैसी रहेगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट तभी जाएगी जब एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉय है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट को क्या किया गया, उस पर फोकस किया गया। सो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है, पहला फोकस उस पर रखा गया कि सबसे पहले हम जो लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है, उसके बारे में चर्चा होगी सबसे पहले, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सो सबसे जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जितनी ज़्यादा जो है जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, उतनी ही जल्दी जो है इंडिया की इकॉनमी जो है वो और बढ़ेगी।
देन सेकंड गोल था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल जो कि मतलब टिकाऊ हो, ना कि ऐसा ना हो कि 4 दिन की ग्रोथ हो और 4 दिन बाद फिर से सेम हो जाए जैसे पहले था। सो एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ हमें चाहिए थी, जिसका जो कि एक सेकंड ऑब्जेक्टिव रहा इंडियन प्लानिंग का कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। थर्ड सेल्फ सफिशिएंसी, कि मतलब कि बाहर के जो कंपनीज जैसे हमने सेल्फ रिलायंस की बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी की अपने देश में उतना हम निर्यात कर लेंगे कि जितनी की हमें ज़रूरत होगी, बाहर से ना हम ज़्यादा इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, और ना ही बाहर की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें हम इंडिया में उतना ज़्यादा जो है वो मौका देंगे। देन रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट क्या कि जो रीजनल गाँव है, गाँव वगैरह के डेवलपमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा गाँव जो होंगे वो डेवलप्ड होंगे, गाँव में जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी, उतनी ही जल्दी जो, क्योंकि शहर में लोग जो हैं बहुत अधिक जरूर रहते हैं, लेकिन जो मेनली जो सेक्टर है ना जो इंडिया का, ठीक है, जहाँ से प्राइमरी सेक्टर चुका जाता है वो मेनली शहर से नहीं आता, ठीक है, शहर में टर्शियरी सेक्टर बोल सकते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्टर आ सकता है, लेकिन जो मेनली प्राइमरी सेक्टर है वो मेनली गांव से ही है। तो बट अगर गांव के लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके पास स्किल्स नहीं होंगी, उनके पास अच्छी मशीनरी नहीं होगी, तो रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कोई काम ही नहीं होगा। सो रीजनल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकॉनमी को किस तरीके से हम ग्रो करवा सकें, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सब कुछ जो प्लानिंग थी वो की जा रही थी मेनली, ठीक है, किस तरीके से हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ पे हमें इंसेंटिव लेने चाहिए, किस तरीके से हम उन्हें लेंगे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की। दैन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उन्हें किस तरीके से बेटर किया जाए, क्योंकि हमने जब पॉवर्टी की बात करी थी पिछले लेक्चर में तो हमने देखा था कि पॉवर्टी के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे पास घर, खाना, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्लॉथ की। तो उन स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से पूरा करेगा देश, उसके वो जो का एक मेन ऑब्जेक्टिव था। इनइक्वालिटी को किस तरीके से खत्म करेगा, स्टैंडर्ड्स को लिविंग को किस तरीके से बढ़ाएगा, और इनइक्वालिटी जो है उसको किस तरीके से कम करेगा। जो इनइक्वालिटी है जैसे कि लोगों के कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी है, गरीब और जो अमीर उसके बेसिस पर है, रंग के बेसिस पर इनइक्वालिटी है, उसे दूर करना एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। ये उस टाइम की जो प्लानिंग कमीशन थी उसने कुछ ऑब्जेक्टिव रखे। देन हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडर्न इकोनॉमी में जाएंगे किस तरीके से, जैसे कि हम नए नए सिस्टम्स को लेकर आएंगे, नए नए प्लान्स बनाएंगे, नई नई चीज़ों को, जैसे कि हमने देखा होगा जैसे हम फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान की बात करें तो हमने बाखरानंगल डैम या हीराकुंड डैम जैसी चीज़ें बनाई, ठीक है, किस लिए बनाई, मेन फोकस रहा हमारा एग्रीकल्चर इरीगेशन के ये सब कुछ चीज़ों की जरूरत थी। देन हमने बैंक पे फोकस करा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया। सो ऐसी चीज़ों पे हमने फोकस करा। सेकेंड ईयर में जैसे प्लान की बात करें तो फोकस रहा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जिसकी वजह से हाई एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो मॉडर्नाइजेशन हुई, तो मॉडर्नाइजेशन पे भी ध्यान दिया कि अगर इंडिया मॉडर्न होगा तो जितना ज़्यादा इंडिया मॉडर्न होगा उतना ही जल्दी जो है वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को पकड़ पाएगा, अच्छे से जो उसकी ग्रोथ है वो होगी। सो हमने ऑब्जेक्टिव देखे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सेल्फ सफिशिएंसी, रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक मॉडर्नेशन एंड स्टेबिलिटी। ये हमारे पास कुछ जो ऑब्जेक्टिव थे उस टाइम की जो प्लानिंग कमीशन ने बनाए, जिन पे कि आगे जाके मेन फोकस भी किया गया। लेकिन जितने भी प्लान्स बने हैं आज तक प्लानिंग में, जितने 5 ईयर प्लान्स हुए, आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे जो 5 ईयर प्लान्स हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 12th जो 5 ईयर प्लान था, उसके बीच में जो इमरजेंसी पीरियड रहा, कब कब वो प्लान्स नहीं बने, ठीक है, जो 5 ईयर प्लानिंग था वो नहीं जो लागू कर पाया जो गवर्नमेंट उस टाइम की थी, कुछ किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाया, हम उन्हें भी देखेंगे वन बाय वन, उनका डील करेंगे। लेकिन वो समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जितने भी जो प्लान्स बने हैं वो सारे जितने बने वो सारे जितने होने चाहिए थे सक्सेसफुल उतने हुए नहीं। किन रीजन इसकी बात है उन्हें हम बाद में देखेंगे, समझेंगे उन्हें वन बाय वन, जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, या फिर 7th 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, उसी में समझेंगे। सो आज के लेक्चर में जो है हम इतना रखेंगे कि जो प्लानिंग कमीशन जो प्री जो था, ठीक है, वो क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो आई वो क्या थी, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, और किस तरीके से उनके जो गोल्स थे वो हमने देखे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो 5 ईयर प्लान से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर अभी कोर्स में हो, आगे जाके वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनके लिए हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। सो आप उन्हें टैग करें, जहाँ पर शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं, ठीक है, आप तक पहुँचती रहें। और हमारा जो मटेरियल है इसको अगर आप चाहते हो कि हम आपके जो हमारे जो नोट्स हैं, रिटन नोट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोवाइड करवाएं हम, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें डीएम करें, तो हम आप तक ये मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।